विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। खालूलाल कुलमी की हिंदी में आपका स्वागत है और मेरे चैनल पर जाइए, सर्च करना है डॉक्टर के की हिंदी भी कर सकते हैं, खालूलाल कुलमी भी कर सकते हैं, यूजीसी नेट के लिए भी करेंगे तो आ जाएगा और मेरा चेहरा तो दिख ही जाएगा आपको। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि वीडियो पूरा देखना है और आप चाहे सुन के, चाहे बोल के, चाहे किताब पढ़ के, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे पढ़ाई को जारी रखें और अपने आप को लगातार एक्सप्लोर करते रहें। हमने बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, आप कृपया जाइए और पूरा वीडियो देखिए और एप्रिसिएशन लीजिए, खुद भी अपने आप को भी तरोताज़ा और उत्साह के साथ उस रास्ते पर लेके जाइए और आगे बढ़ते रहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद काल के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार थे और 1897 में उनका जन्म हुआ था और 1962 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी जो कविता है जागो फिर एक बार 1926 में कलकत्ता से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र मतवाला में प्रकाशित हुई थी और बाद में निराला के कविता संग्रह परिमल में जो 1929 में प्रकाशित हुआ था उसमें आती है। ठीक है, वो कविता पहली बार कब छपी थी? 1926 में छपी थी, 1926 में। ठीक, और कह सकते हैं कि अगला जो वर्ष है 2026 जब लग जाएगा तो वो इस कविता का शताब्दी वर्ष भी आप कह सकते हैं। निराला छायावादी कवि हैं लेकिन प्रगतिशील कवि भी हैं, तमाम तरह के प्रयोग करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी क्रांतिकारी थे, परिवर्तनकामी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। जीवन संघर्ष और आत्म संघर्ष के तमाम रास्तों पर गुजरते हुए निराला कह सकते हैं कि समाज ने भी उनको प्रताड़ित किया, पंडित बिरादरी उनको पंडित मानने से इनकार करती रही, उनको प्रकाशकों ने धोखा दिया, यानी कि उनकी रचनाएं छाप छाप कर जो प्रकाशक अरब लखपति करोड़पति हो गए, लेकिन निराला को कभी रॉयल्टी नहीं दी, उनको हर तरह से उपेक्षा ही मिली समझिए। लेकिन रामविलास शर्मा ने उनके बारे में कहा कि अगर मेरे प्रिय कवि को इस तरह से उपेक्षित न किया होता तो शायद मैं भी आलोचक न बनता। तो निराला के व्यक्तित्व के बहुत आयाम भी हैं। उनको संगीत का गहरा ज्ञान था, कलाओं के जानकार थे, गीतकार थे, लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार, कवि, तमाम विधाओं में निराला ने लिखा। इसलिए निराला को समझने के लिए उनके रचनात्मक जगत के तमाम आयामों को भी समझने की आवश्यकता है। फिर होता है ना कि एक लेखक होता है जो सिर्फ किताबों में क्रांतिकारी होता है लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में नहीं होता है। निराला हर तरह से एक ही थे, उनके चेहरे के बहुत सारे चेहरे कह सकते हैं कि नहीं थे। अब जागो फिर एक बार कविता क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि 1926 में छपी थी और ये समय कौन सा था? देश की आज़ादी का समय था। तो हमारे देश के लोगों में किस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए, जो जयशंकर प्रसाद भी बार बार कहते हैं ना कि जगाने की बात करते हैं, और प्रसाद ने भी तमाम ऐतिहासिक कहानियां, उपन्यास लिखे, उसके पीछे यही कारण था। उनकी कामायनी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो पूरा समय है वो किस प्रकार से राष्ट्रीय नवजागरण का समय भी है। और नामवर सिंह अपनी जो किताब है छायावाद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, अगर आप पढ़ेंगे तो छायावाद के बारे में और आधुनिक कविता को समझने के लिए, आधुनिक युगबोध को समझने के लिए वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 में वो किताब आई थी, 1954 में। और किस तरह से आधुनिक काल को समझा जाए और कविता को, खास तौर से आधुनिक छायावादी कविता और उसके बाद की जो कविता है उसमें चाहे प्रकृति हो चाहे मनुष्य हो, उन तमाम आयामों को किस तरह से समझा जाए, बड़ी ही सरल भाषा में नामवर जी ने वो किताब लिखी और बड़ी अच्छी किताब है वो। अगर हमारी किताब पढ़ने में और आलोचना को समझने में रुचि है तो मेरा दावा है कि आप एक बार में उस किताब को पढ़ जाएंगे और फिर बार बार पढ़ना चाहेंगे। इतनी प्यारी किताब है वो ज्यादा मोटी किताब नहीं है, शायद 150 पेज की होगी और आराम से ऑनलाइन उपलब्ध है, बाजार में भी उपलब्ध है, आप जहां से भी चाहे खरीद सकते हैं। और किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, इस बात को हमें हमेशा ख्याल रखना है। तो जागो फिर एक बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता को राष्ट्रीय नवजागरण के लिए, नामवर कहते हैं ना कि छायावादी कविता राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति थी, जो एक तरफ विदेशी पराधीनता से देश को मुक्त करवाना चाहती थी, दूसरी ओर
रूढ़ी जो सामंती जो रूढ़िवादी था, सामंती शासन से, उससे भी मुक्ति आकांक्षा कविता में लगातार अभिव्यक्त होती है। इसलिए छायावादी कविता सिर्फ उस ईश्वर की छाया का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि लौकिक जीवन के तमाम आयामों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है, और कविता को जितना आराम से समझेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही कविता अर्थ समझाती हुई चलेगी, बहुत सारे आयामों को, बहुत सारे प्रभावों को हमारे सामने अभिव्यक्त करती हुई चलेगी। तो निराला क्या कहते हैं कि जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, यानी कि तुम्हारे भीतर प्यार जगाते जगाते लगता है कि सारे तारे ही हार गए। अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। अरुण सूर्य के पंख है, तरुण जो नई नई किरणें हैं, वो सब तुम्हारे लिए द्वार खोल रही है और तुम जागने को तैयार नहीं हो, लेकिन तुम्हें जगना होगा। आंखें अलियों की, भंवरों की आंखें किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधुमौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार, अस्ताचल चले रवि, शशि छवि विभवरी में चित्रित हुई देख यामिनी गंधा जगी। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी। घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर। मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। पीयू रव पपीहे प्री बोल रहे सेज पर, विरह विदग्धा वधु याद कर बीती बातें, रातें मन मिलन की मूंद रही पलके चारू, नयन जल ढल गए लघुतर कर व्यथा भार। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। सहृदय समीर जैसे पहुंचो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो सब सुप्ति सुखोन्माद हो। छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल, ऋतु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। देखिए इसमें निराला क्या बता रहे हैं कि एक तरफ तो आजादी के मूवमेंट के लिए जगने की बात कर रहे हैं, एक तरफ नायक नायिका को जगने की बात कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन का पूरा आनंद ले, अपने युवावस्था का पूरा संभोग करे, और पूरा उसका कहते हैं कि उसका उस बसंत का पूरा आनंद ले। कई बार हम बहुत सारी चीजें कहते हैं मिस कर जाते हैं। तो निराला जीवन के आनंद और उन्माद या उस नशे के साथ ही तमाम तरह के परिवर्तनों की कल्पना भी करते हैं, और किस तरह से प्रकृति के आगोश में, प्रकृति के उस सारे सौम्य वातावरण में हम कैसे जीवन का आनंद ले सकते हैं। और जब हम जीवन का आनंद लेंगे तभी हम किसी भी काम को मन से कर पाएंगे। अगर हम अपने आप में खुश नहीं हैं तो बाकी कामों को करने में भी हमें खुशी का एहसास नहीं होगा, या उसको अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। आंखें अलियों सी, वो क्या कह रहे हैं कि जो आंखें हैं ना भंवरों की तरह बंद कर रखी है, और किस मधु की, किस मतलब फूल की किस किस गंध में डूबे हुए हो तुम, पंख बंद करके, और तुम उस मधु यानी शहद को पी रहे हो, अथवा सोई कमल कोरकों में, या तुम कमल के जो कोरक है उन पत्तों में सो रहे हो, बंद हो रहा गुंजार। और अब तो गुंजार भी बंद हो रहा है। कहते ना कमल रात में कहते ना कि उसका मतलब बंद हो जाता है, वो सुबह होते तो फिर वापस फूल खिलने लगता है। अगर भौरा रात होने से पहले उसमें से उड़ेगा नहीं, उसको छोड़ेगा नहीं, तो कहा जाता है कि क्या होता है, वो फिर उन सारी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, या वो उसी के अंदर कई हो सकता है कि रात में जब बंद हो गया फूल तो उसी में मर जाए वो। अस्ताचल चले रवि, यानी कि सूर्य भी अस्त हो रहा है, शशि छवि आसमान में चंद्रमा चमक रहा है,
विचित्रित हुई देख यामिनी गंधा जगी। और रात की जो गंध है, जैसे चंद्रमा निकल गया है, यामिनी यानी रजनी की चमक आ रही है। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय। और चकोर हमेशा कहते हैं कि चांद को देखता रहता है, तो चकोर भी चंद्रमा को देख रहा है लगातार। आशा भरी मौन भाषा बहु भावमयी। आशा भरी है, मौन है। और जिस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका की तरफ देखता है, पति पत्नी की तरफ देखता है रात आने पर संभोग करने के लिए, है ना, तो वही बता रहे हैं। घेर रहा चंद्र को चाव से, वो चकोर किस तरह से वो चंद्रमा को घेर रहा है। खुले फूल झुके हुए, और सब तरफ फूल झुक रहे हैं। आया कलियों में मधुर, और उस जो कलियां उनमें भी मिठास आ गया है। मद और यौवन उभार, और मद ने नशा, उर यानी हृदय, यौवन यानी जवानी का मतलब उनमें भी जवानी फूट रही है, जवानी फट रही है। और तुम अभी तक सो रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा। तुम्हें तो जगने की आवश्यकता है। अगर तुम जगोगे नहीं तो तुम्हें उस चीज का एहसास नहीं होगा। पीयू रब पपीहे प्रिय बोल रहे, और पीयू जो है ना, वो भी रब रब यानी कि स्वर बोल रहे पपीहे के लिए। सेज पर विरह विदग्धता बहु, और सेज के ऊपर पर विरह से जल रही जो नायिका है, वधु है, वो भी अपने प्रीतम का इंतजार कर रही है। याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, और अपने पहले की बातें याद कर रही है, जब प्रीतम से उसका मिलन हुआ था, उसने संभोग किया था, और उस संभोग करने का सुख लिया था अपने पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ में। उन सारी बातों को याद कर करके जैसे वो अपना समय निकाल रही है। मूंद रही पल के चारू, उनकी सुंदर आंखें बंद कर रही है। नयन जल ढल गए, उसकी आंखों से पानी गिर रहा है। लघुतर कर व्यथा भार, और अपने भार को कम करने की कोशिश कर रही है वो, और तुम्हें जगा रही है। लेकिन तुम जगने को तैयार ही नहीं हो, तब वो भला क्या करे। सहृदय समीर जैसे, यानी कि दिल को सुकून देने वाली हवा। पहुंचो प्रिय नयन नीर, और वही प्रिय की आंखों के आंसू पहुंच रही है। शयन शिथिल बाहें, और सोते हुए उसकी बाहें शिथिल हो गई है। भर स्वप्निल आवेश में, सपनों की दुनिया में वो कहते नशे में है वो। आतुर उर वसन मुक्त कर दो, कहती है कि इतनी आतुर है कि मतलब वो अपने आप को नंगा करना चाहती है, नहीं पूरा अपने आप को मतलब कहते ना कि मतलब नंग धड़ंग अपने प्रीतम से मिलना चाहती है, इसलिए सारे वस्त्र उतार देना चाहती है। अब सुप्ति सुख उन्माद हो, और उस इस प्रकार से सुख के उन्माद में अपने आप को डुबो देना चाहती है। छूट छूट अलस, और आलस्य को छोड़ करके फैल जाने दो पीठ। पीठ को फैलाना चाहती है कल्पना से कोमल, कल्पना से बहुत कोमल है। मतलब संभोग की जो सुख या अनुभूति है, उसमें डूब करके कहते हैं अपने हृदय को एकदम बिल्कुल महसूस करना चाहती है। ऋतु कुटिल प्रसार कामी केश गुच, और जो ऋतु मतलब जो काम की ऋतु होती है, किस प्रकार से जैसे होता है ना कि मतलब केश उसके जो है ना, उसके जो बाल है वो एकदम बिल्कुल काम भाव को की ऋतु पैदा कर रहे हैं। उसके अंदर कामना, उसके अंदर सेक्सुअलिटी की भावना को, उसको और भी सेक्सी दिखा रहे हैं, ये कह सकते हैं। तन मन थक जाए, चाहे तन थक जाए चाहे मन थक जाए, लेकिन वो थकने को तैयार नहीं है। मृदु सरभी सी समीर में, और मीठी मीठी हवा के समान हो। बुद्धि बुद्धि में, मतलब बुद्धि बुद्धि में लीन करना चाहती है, मन मन में और जी जी में। मतलब कहते हैं ना कि तन मन और धन से अपने आप को पूरी तरह से अपने प्रीतम के अंदर समाहित करना चाहती है वो। एक अनुभव बहता रहे, और उसी अनुभव के साथ डूबना चाहती है। उभय आत्माओं में, जो दोनों आत्माएं न, प्रेमी और प्रेमिका की, वो दोनों आत्माएं एक हो जाए, और उनके अंदर एक ही तरह का अनुभव बहता रहे। कब से में रही पुकार, और वो कब से पुकार रही है कि तुम जागो जागो, लेकिन वो जाग कहाँ रहा है। उगे अरुणाचल में, और पूरब की तरफ सूरज निकल रहा है। आई भारती रवि अति, और वो जो नायिका है वो रति कवि कंठ में, और उसका जो रति का भाव है, काम का भाव है, वो कवि के कंठ में आ रहा है। यानी कवि उस भाव को गा रहा है बार बार, कि नायिका किस प्रकार से अपने काम भाव को अभिव्यक्त करना चाहती है, उसको महसूस करना चाहती है, उसको जीना चाहती है वो, क्षण क्षण में परिवर्तित, और जो हर पल बदल रहा है वो। हो रहे प्रकृति पट, और प्रकृति के जो दरवाजे वो हमेशा बदल रहे हैं। दिन जा रहा है, रात आ रही है, फिर रात जा रही है, फिर दिन जा रहा है, और ऐसे ही संसार चल रहा है। दिन महीने पक्ष मास महीने बीत रहे हैं, और न जाने कितने हजारों साल बीत गए हैं। और जागो फिर एक बार, यानी जगने की बात कर रहे हैं निराला। तो मैंने कहा ना, इसमें इसमें कहीं ना कहीं इंद्रिक जो अनुभूतियां, काम की भावनाओं को भी वर्णित किया है कवि ने, और जगने की बात भी कही है।
और जीवन का संपूर्ण आनंद लेने के बाद भी निराला करते रहे हैं बार बार। उनके आप गीतों को समझेंगे ना, गीतों को पढ़ेंगे तो उनके गीतों में स्वर बार बार आता है। क्योंकि जो एक मतलब युवावस्था का जो जोश होता है, जो एक प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम होता है, जो शरीर की जो मादक अनुभूतियां होती है, उसको निराला ने बड़े ही कहते हैं ना कि इसको लोग कह सकते हैं कि अश्लील है, लेकिन वो अश्लील नहीं है, वो जीवन की वास्तविकता का अनुभव है। तो इसलिए निराला जहां राष्ट्रीय चेतना के साथ उसको जोड़ रहे हैं, वहां मनुष्य की जो ऐन्द्रिक अनुभूतियां हैं उनके साथ भी जोड़ रहे हैं। और इन काम भाव में डूब करके आप जीवन की अनुभूति का कितना गहरा एहसास कर सकते हैं, कितना अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में भी निराला बता रहे हैं। आपने वीडियो पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा ना कि कवि को समझने के लिए उसकी कविता की पृष्ठभूमि, उसके जीवन की पृष्ठभूमि को हम समझ जाएंगे तो बाकी चीजों को समझने के लिए हमें एक दृष्टिकोण मिल जाएगा। और निराला के व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं, और निराला ऐसे ही भारतीय साहित्य के, सिर्फ हिंदी साहित्य के नहीं, वो भारतीय साहित्य के और विश्व स्तर के कवि ऐसे ही नहीं है। वो उनकी कविता में जितने सारे आयाम है और जितनी गहराई है, जितनी लय ताल अनुभूतियां हैं, है ना, बिंब है, प्रतीक है, उनको हम समझेंगे ना तो कविता न जाने कितने आयाम खोलती हुई नजर आती है। ठीक है, तो जागो फिर एक बार कविता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर की हृदय की अनुभूतियों की बात भी कर रही है, और भौतिक जीवन की अनुभूतियों की बात भी कर रही है, और हमें समाज और देश में परिवर्तन के लिए भी बात कर रही है। मैंने कहा ना कि आजादी का आंदोलन भी चल रहा था, तो उसके साथ भी कविता जुड़ती है, और उस संदर्भ में हम समझेंगे तो आप उसके बहुत सारे पक्ष खुलेंगे, है ना। भंवरे की गुंजार के माध्यम से वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भंवरा सिर्फ फूल पर ही गुंजार ना करे, बाकी उसका आनंद भी ले, उसका अनुभव करेगा तभी तो वो शहद इकट्ठा कर पाएगा। तो वही वाली बात है कि जब तक आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे तब तक आप दूसरों को भी आनंद नहीं दे पाएंगे। और फ्रायड का जो मनोविज्ञान है, समझे कि उसके बहुत सारे पक्ष निराला की कविता में नजर आते हैं। वो सिर्फ अज्ञेय के कविता में ही नहीं, अज्ञेय की शेखर एक जीवनी और नदी के दीप उपन्यास में ही मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी है। और उसको समझने की आवश्यकता है कि जब तक मनुष्य की जो काम भावना है उसको आप यथोचित स्थान नहीं देंगे, तब तक वो मनुष्य कहते ना कि फिर दिग्भ्रमित हो जाएगा। इसलिए उसका शांत होना, उसको सही सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत सारे आयाम है, हम समझेंगे तो और भी पड़ताल होंगी। और आप इसको बार बार सुनिए, आप खुद कविता पढ़ेंगे बार बार तो आपको एहसास हो जाएगा। और कविता के अर्थ, मैंने कहा ना, कविता कभी भी एकायामी अर्थ नहीं प्रदान करती है, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो उस लिहाज से भी समझेंगे तो कविता बहुत महत्वपूर्ण है, और मनुष्य की चेतना और प्रकृति और जीवन के तमाम संदर्भों के साथ जुड़ती है। ठीक है,